शिको आपके पास आऊँगा और मुझे याद आता है कि जौनपुर का आदमी और आजमगढ़ का आदमी मुंबई में बीएमसी का चुनाव होता है तो जाता है वहाँ, वोट को प्रभावित करता तभी ना लोग ले जाते उसको, मुंबई घुमाने तो नहीं ले जाते। इसलिए कुछ जो थ्योरी हुई कि नहीं मध्य प्रदेश से क्या होगा, मध्य प्रदेश अव्वल तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा उससे जुड़ता ही है, उसी के आधार पर अखिलेश जी गए थे और उन्होंने कैंपेन भी यही किया था कि भाई हमारा तो बिल्कुल इलाका एक ही है, बुंदेलखंड। आपको ये जो परिघटना घटी है यादव वाली, मोहन यादव, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या दिख रहा है असर, बिहार की राजनीति में क्या असर दिख रहा है, और खास तौर पर दो परिवार, मुलायम सिंह जी का परिवार और लालू जी का परिवार? जी पार्टी ने उठाया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन अगर सही सलामत रहता है और मजबूती से वो चुनाव लड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी ताकत बिहार और उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति जो है वो चरम पे होती है। जाति जनगणना का बाय द वे मुद्दा उभर जाता है लोकसभा चुनाव तक, तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में इसका असर होगा। और इन दोनों जो स्टेट हैं उसमें विपक्षी दल जो है उसमें लीड करने वाले यादव हैं और यादव का एक मुश्त वोट इनको मिलता है। जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में यादववाद, हर जाति का वाद होता है, ब्राह्मणवाद, मुस्लिमवाद, फलावाद, धमाका, उसका असर होता है। इस कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री यादव बनाया है तो उसका बिहार में और उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत असर जरूर होगा। और राजनीति में या वोटिंग में या ईवीएम में थोड़े बहुत का ही असर बहुत कुछ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चाल चली है और भाजपा को भी ये लग रहा है कि जाति जनगणना और बिहार और उत्तर प्रदेश अगर गठबंधन मजबूती से लड़ता है, इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाता है तो ये खतरा हो सकता है। उस खतरे से बचने के लिए एक बहुत बढ़िया व्यवस्था कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा दूरदर्शी है। नवेद भाई, एक एक बात है, फिर मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी, पहले अल्पसंख्यक था फिर आदिवासी, एक बार उन्होंने कहा अखिलेश जी ने, ठीक। तो मैं पीडीए की ये सेकंड वाली फुल फॉर्म पकड़ता हूं जो उन्होंने दोबारा में दी, पिछड़े दलित आदिवासी, हिंदू आदिवासी। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, पीडीए का एक डी क्लियर हुआ, नहीं ए क्लियर हुआ, ठीक। दलित उप मुख्यमंत्री राजस्थान में, आदिवासी आ गए, दलित आ गए, और पिछड़े में ये जागो मोहन प्यारे, क्या मोहन यादव जी। अब इनकी तो बुराई भी नहीं हो सकती क्योंकि जो अखिलेश यादव सो ये, जो लालू प्रसाद जी सो ये। ऐसा तो हो नहीं सकता एक यादव ठीक और दूसरा यादव गैर ठीक, ना भाई जी? नहीं सर, भागीदारी की बात हो रही है। जो इंडिया गठबंधन में जो जाति जनगणना और जाति का मामला उठाया जा रहा है उसमें ये कि आप स्थान नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक जवाब होगा कि भाई मुख्यमंत्री से बड़ा तो राज्य में कोई पद नहीं होता है। इतना बड़ा विशाल हमारा संगठन, लाखों कार्यकर्ता, न जाने कितने संगठन के लोग, उसमें हमने यादव को सम्मान दिया है, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है, इस बात में कोई शक नहीं है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को भी और लालू यादव को भी। एक खतरनाक बात खासतौर से अखिलेश यादव जी के साथ में हो गई है कि एक तरफ कांग्रेस, उनका MY पूरा धराशायी हो रहा है। M वाला मामला कांग्रेस खींची रही है जैसे रस्सी नहीं खींची जाती है, और यादव वाला मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कम से कम हाथ लगा दिया है। ये पूरी रणनीति जो है ये समाजवादी पार्टी को और बिहार में लालू यादव की पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की एक बड़ी शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में खतरे की घंटी है। थोड़ा सा असर हो सकता है, इस बात को कोई भी स्वीकार कर लेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ एक मुश्त आ रहा है, तो आपके पास बचा कौन? आपके पास क्षत्रिय बचा होगा, क्योंकि क्षत्रिय को आपने घोसी में टिकट देकर जिता भी दिया। ठीक। मनोज यादव जी,
कल समाजवादी पार्टी के एक जोरदार प्रवक्ता, हालांकि सपा के तो प्रवक्ता हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, तो लेकिन एक अति उत्साही प्रवक्ता को सुन रहा था, उसने कहा कि ये अखिलेश यादव का ताप है कि मध्य प्रदेश में यादव बनाना पड़ा भाजपा को, चूंकि माननीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो मैं देख रहा था पीडीए में पिछड़े, दलित, आदिवासी, पिछड़ा मुख्यमंत्री हो गया, आदिवासी मुख्यमंत्री हो गया, दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, तो एक तरह से तो पीडीए पूरा हुआ नहीं? मनोज जी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो भी हमारा साथी प्रवक्ता रहा होगा उसने जरूर दम भर के बात कह दी कि पीडीए का ही मामला है। लेकिन मैं अमिताभ की बात थोड़ा दूसरे तरीके से शुरू करता हूँ जी, क्योंकि पूरी मीडिया में गोल 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 चक्री एक साइड घूम रही है, हम थोड़ा विपरीत धारा में बहते हैं। कांग्रेस कैसी राजनीति करेगी इन स्टेटों में, वो कांग्रेस की अब जिम्मेदारी बसती है। यादव के खिलाफ लोकसभा में कौन सा चेहरा वो देगी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार पे फोकस है। जब आप कांग्रेस को देना है, चूंकि ये मध्य प्रदेश का फैसला या जो भी तीनों स्टेटों में आदिवासी से लेके जितना भी गोलबंदी बीजेपी ने की है वो कांग्रेस का मंतव्य होगा। लेकिन ताश के पत्तों पे चलते हैं और जवाब बड़ा सुंदर आपके सुनने में मिलेगा और है भी रियलिटी। 4 कलर पत्ते होते हैं, बेगम, गुलाम, बादशाह और एक कोई शायद और होता हो, मैं खेलता नहीं लेकिन लगभग सुना ही। गुलाम चले हैं बीजेपी ने और बड़ी खुश है कि वो प्लस वाला नहीं होता कोई गेम कि तीनों पत्ते अगर मिल जाए एक ही तरह तो वो कहता है सबसे बड़ा हमारे पास। गुलाम फेंके हैं तीनों, बादशाह अभी बैठे हैं तीनों और ऐसे ढके हुए बैठे हैं। इंडिया अलायंस है बादशाह। एक चुनाव हुआ इंडिया अलायंस का अब तक, सिर्फ एक सीट, और उस सीट का नाम है घोसी। दूसरा कहीं भी देश में इंडिया अलायंस ने चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे राइट कर दीजिएगा पत्रकार महोदय, आप दोनों लोग। एक चुनाव घोसी, लगभग 50,000 से हमने बीजेपी को हराया। और जहां लड़ी है अभी तीनों स्टेटों में, चाहे तेलंगाना में जीती हो कांग्रेस और चाहे हारी हो तीनों स्टेटों, इंडिविजुअल लड़ी है, इंडिविजुअल जीती है, इंडिविजुअल हारी। हम लड़े निश्चित तौर पे, हमारा इतना पृष्ठभूमि नहीं था वहां, 1-2 विधायक, 3 विधायक, 4 विधायक, मैक्सिमम 7 विधायक तक रहे हैं एक दौर में। लेकिन राजनीति सेंट्रलाइज हो रही है अमिताभ जी। तो मैं इतनी बात कहूंगा कि गुलामों की चाल चल के बीजेपी खुश ना हो। जिस दिन बादशाह ट्रिपल आएंगे तो शायद मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत होगी। वैसे एक बात बता दूं, कान में आपके एक बात कह दूं, कान में मोदी अमित शाह को पता है कि इंडिया के पास वो कौन तुरुप के बादशाह के 3 पत्ते हैं, अच्छे से मालूम। ठीक है मनोज यादव, हर चुनाव से पहले दंभ के कुतुब मीनार पर खड़े होकर घोषणाएं होती हैं क्या कि अब की देखना, सुपड़ा साफ कर दे। जब घटना घट जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, उनकी पोस्टमार्टम हो जाता है, तो कहते वो छोड़ो पिछला, अगले में देखना अब की हाहाकार होगा। वो विषय में नहीं, आज विषय सिर्फ इतना, मनोज अभी नहीं, मैं मनीष हिंदू के पास चलूंगा। आज विषय सिर्फ इतना है कि कोई भी बड़ी घटना राजनीतिक घटती है, वो आसपास के पूरे परिक्षेत्र को प्रभावित करती है, एक। और दूसरा, एक तर्क ये भी दिया जाता है, आज से नहीं पहले से दिया जा रहा है, क्षेत्रीय दल इस तर्क को बेचते हैं। वो तर्क कुछ ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है, वो अर्ध सत्य है। वो कहते हैं कि हमारा तो मालिक है उस जात का, बाकी तो मालिक नहीं, कांग्रेस भाजपा में मालिक तो नहीं हो सकते, ये तर्क देते हैं वो। इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सपा सरकार बनाएगी तो मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होंगे, वो नहीं होंगे तो अखिलेश जी होंगे, ठीक।
वहां लालू जी की पार्टी अलायंस में या इंडिविजुअली सरकार बनने में आएगी तो लालू जी हो सकते हैं, राबड़ी जी हो सकती हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, तेज प्रताप हो सकते हैं, मीसा हो सकती है। क्या कोई दूसरा यादव नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, दोनों राज्यों में नहीं हो सकता। और इनसे बड़ा कोई यादव चेहरा नहीं परिवार का, ठीक। लेकिन भाजपा जब नरेंद्र मोदी बनाएंगे तो कोई मोहन यादव मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो किसी लालू यादव का बेटा नहीं, मुलायम सिंह यादव का बेटा नहीं। ये अंतर है, इस अंतर को भी समझना होगा। ये राजनीतिक चेतना के विस्तार का एक बड़ा फलक है। मनीष हिंदवी जी, आज भी मैं राहुल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे सब सारे मुद्दे एक तरफ, सबसे बड़ा मुद्दा है जात की गिनती। क्या तो जात के खेल में तो मेरे ख्याल से ये जो 3 चयन किए हैं बीजेपी ने 3 राज्यों में, इसमें जात का ही सारा ख्याल है, सारा गुणागणित है नहीं। क्योंकि अभी ये बात का आपको याद होगा, राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ वक्त पहले, तो उन्होंने बताया था कि हमारे कितने मुख्यमंत्री हैं ओबीसी, बीजेपी ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। तो उन्हें आदिवासी, दलित, पिछड़ा तीनों मुख्यमंत्री दे दिए, बोले चलो गंगा नहाओ। मनीष हिंदवी, मुझे लगता है इस बात में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो राहुल जी कह रहे हैं या जो हम लोग समझ रहे हैं जी। मुख्यमंत्री देना या मिनिस्टर्स देना जब भाजपा आती है तो वो भी अपने हिसाब से समीकरण तय करती है। सारे सियासी दल करते हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सारे सियासी दल करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जातीय जनगणना की बात राहुल जी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको फायदा मिले। ये पिछली बार मुझे लगता है आप ही ने यहाँ पर एक डिबेट करी थी और आपने कहा था कि एक 70 साल के विकास यात्रा में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं। मुझे याद है तो आपने आंकड़े भी कुछ रखे थे जी हाँ, कि 97 जातियां ऐसी हैं जिनको फायदा मिला है और बाकी छूट गई हैं। एक से मनीष भाई, ओबीसी में ही सारे ओबीसी के नेता देश के सुने जिन्होंने पूरा जीवन राज भोगा ओबीसी के नाम पर। 2600 से ज्यादा ओबीसी जातियां ऐसी हैं सेंट्रल लिस्ट की जिनके पास आरक्षण का एक दाना नहीं पहुंचा, राई रत्ती नहीं पहुंची। और नेताओं की गाड़ियां बड़ी होती गई, महंगी होती गई, सिंहासन बड़े होते गए, कुर्ते में कलम लगता गया। ये सच्चाई है। आदरणीय अमिताभ जी, तो जो बात राहुल जी कह रहे हैं कि इस विकास यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, जातीय जनगणना करके उनकी गिनती कर ली जाए और विकास का कुछ फल उन तक भी जाने दिया जाए, ये एक बात है। और सत्ता हम जीत गए हैं, जनता, देखिए जनता का जनादेश आखिरी होता है और जनता ने 5 राज्यों में 3 राज्य भाजपा को दिए, एक हमको दिया और एक नया दल है उसको दिया मिजोरम में। तो उसका सम्मान उसमें कभी आप इनकार नहीं कर सकते। जनता ने हमें 40% से ज्यादा मत देकर विपक्ष दिया, मजबूत विपक्ष दिया, हमें वो भी सम्मान करना है, हमें मजबूती से विपक्ष में बैठना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम इन 2 बातों को अलग रखें। जातीय जनगणना की बात जो राहुल जी कह रहे हैं लगातार हम इस पर लगे रहेंगे, वो यही है कि जिस अंतिम व्यक्ति की बात महात्मा गांधी जी करते थे, हम उस अंतिम व्यक्ति की बात करते रहे और उस तक विकास यात्रा के फल पहुंचाते रहे। ठीक मनीष बाबू, मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा, उससे पहले एक अनुरोध कांग्रेस से जरूर करूंगा मनीष जी के थ्रू। अगर जो वो मनीष बाबू जो कह रहे हैं, चूंकि मनीष जी योग्य व्यक्ति है, वो नेता तो बाद में बने, लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति पहले भी थे। अगर राहुल वही कह रहे हैं जो मनीष जी ने हमको बताया, राहुल जी वही कह रहे हैं, तो उनसे कहिए फिर वाक्य में संशोधन करें, वाक्य रचना में, तब उनका मंशा मैं मानूंगा जो मनीष हिंदी भी कह रहे हैं। ये गोल गोल ना घुमाओ महाराज, हमको तो ना घुमाओ, कम से कम एटा इटावा फर्रुखाबाद में घुमा लो जनताओं को, अलग बात, मैं तो नहीं घूम सकता। फिर ये बोलो ना कि हम जो कंटेनर है अचार का उसको उलट पुलट करेंगे, तब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा आरक्षण। साहस है आप में बोलने का? बोलो, अभी इंडिया अलायंस में जूता चल जाएगा 5 मिनट में। अभी राहुल गांधी बोले और 5 मिनट के अंदर जूता चल जाएगा, 6 मिनट नहीं लगेगा। बोल के देखो, यूपी बिहार से ही सबसे पहले बवाल शुरू हो जाएगा। आप बोलो कि जिन जातियों को, एक मिनट मनोज भाई, एक मिनट, जिन जातियों को
ओबीसी में सर्वाधिक लाभ मिल चुका आरक्षण का 89 से लेके अब तक, विश्वनाथ प्रताप से लेके अब तक, उन जातियों को पीछे करेंगे। 2600 जातियां सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी की जिनको लाभ नहीं मिला उनको लाभ देंगे। क्या राहुल गांधी ये बोल सकते हैं? न्याय की बात तो ये है, बोले, इसमें क्या समस्या बोलने में? ये तो आंकड़ा मौजूद है मित्र। छब्बीस 2600 जातियां हैं ऐसी भारत की केंद्रीय सूची की ओबीसी की। अब राहुल जी वही चाहते हैं ना, तो फिर हिम्मत करें और बोले कि जिन गिनती भर, मुट्ठी भर जातियों ने ओबीसी के नाम पर सारा आरक्षण अपने उसमें दबा लिया मुट्ठी में, हम उस मुट्ठी को खोलेंगे और आरक्षण अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे। ये बात नहीं बोलते। ये बुलवाइए तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे ये न्याय की बात है, राहुल गांधी बोले तो कोई बोले, उसका समर्थन होना चाहिए, लेकिन बोलना यही पड़ेगा। ये गोल गोल नहीं चलेगा मित्र कि ये भी सधे रहे हैं वो भी सधे रहे हैं ना। जातियों का वर्चस्व देख के राजनीतिक लाइन तय करेंगे तो ये समस्या आएगी। मनीष जी, आप भी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। खैर, आलोक वर्मा जी, मैं देख रहा हूं, अरे मनीष भाई आएंगे, आपको एक मिनट आएंगे। आलोक जी, मैं देख रहा हूं कि आप 2009 में 22% ओबीसी आपको वोट करता था देश में, 2019 में 44% करने लगा, और रीजनल पार्टीज को जो ओबीसी वोट करता था 2009 में, उससे वो 12% कम हो गया और वो सीधे आप में जुड़ गया। लेकिन फिर भी ओबीसी में जो एक डोमिनेटिंग कास्ट है यादव, वो उसके और आपके बीच में गतिरोध बना ही रहा, खासतौर पर हिंदी पट्टी में। उसका कारण ये दो परिवार भी हो सकते हैं और भी तमाम वजह हो सकती हैं। क्या उसी गतिरोध को तोड़ने के लिए आपने ये सिक्का उछाला है मध्य प्रदेश की जमीन पर कि मोहन यादव आओ और गद्दी संभालो? आलोक जी। अमिताभ भाई, एक शेर है, मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना। इस प्रदेश के, देश के जो वंचित तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं और जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए, उनकी अभिलाषा थी कि कोई पार्टी आएगी जो उनका भाग्य बदले। उनके नाम पे बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, हमारे साथी मनोज भाई बैठे हैं, जो पिछड़ों के नाम पर पार्टी खड़ी हुई। दलितों के नाम पर उत्तर प्रदेश में बसपा खड़ी हुई, और दूसरे लोग भी आए जिन्होंने कहा कि हम दलितों के हित में काम करेंगे, हम पिछड़ों के हित में काम करेंगे। और जब इनके पास सत्ता आई तो इन्होंने क्या किया? चाहे बसपा की बात कर ले, मनोज भाई सामने बैठे हुए हैं, यादव, यम और वाई के अलावा समाजवादी पार्टी को कभी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जो दूसरी जातियां हैं, जो दूसरे लोग हैं, आप उनकी बात कर लीजिए ना। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कितने लोग नाम जानते हैं? आप 10 लोगों से पूछेंगे, उनमें से 8 लोग उनका नाम भी नहीं बता पाएंगे। पार्टी खड़ी हुई पिछड़ों के नाम पे। सर पे कौन बैठा? केवल एक जाति विशेष के, दूसरे लोगों का फायदा उन्होंने उठा लिया मौके के हिसाब से, लेकिन उनका हक नहीं दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये बात की कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम बदलेंगे हिंदुस्तान को, हम बदलेंगे उत्तर प्रदेश से, लेकिन शर्त इतनी है कि सबको साथ में मिलकर के आना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जातियां खड़ी हैं, हमारे साथ अगड़े भी खड़े हैं, हमारे साथ पिछड़े भी खड़े हैं, और यहाँ तक कि वंचित तबके के जो अल्पसंख्यक जो तबका है वो भी हमारे साथ खड़ा है। और जो नहीं खड़ा है ना, उनको भी हम साथ लाने का सतत प्रयास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारा एक भी विधायक मुस्लिम नहीं चुना गया, लेकिन हमने मंत्री ला करके मिनिस्टर बनाया कि इस समाज के बारे में शायद कोई मुस्लिम तबके का आदमी ज्यादा बेहतर समझ सकता है, उनके विकास के बारे में ज्यादा बेहतर नीतियां बना सकता है। तो एक मिनिस्टर ऐसा भी होना चाहिए जो अल्पसंख्यक वर्ग का हो। हमने सबको वाजिब सम्मान दिया, कुछ लोगों ने कुछ खास लोगों को सम्मान दिया, तो उसका परिवर्तन दिख रहा है ना। आज छत्तीसगढ़ में 13% वोट हमारे बढ़े हैं। अनुसूचित जातियों ने बहुत वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी से। 7% वोट मध्य प्रदेश में गए हैं। जो सारी दलित जातियां हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमको वोट दिया है। 3% वोट राजस्थान में मिला है। मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, के नेता के ऊपर भरोसा किया है। हमारे बहुत सारे लोग चुनाव में गए थे। निश्चित रूप से एक संयुक्त अभियान था, वहां जब हमने चुनाव लड़ा तो ऐसा नहीं
नहीं है कि 2 चेहरे गए, कुछ हमको दे दीजिए, कुछ हमको दे दीजिए। समाजवादी पार्टी को लगता है भानुमति का डिब्बा जोड़ लिया है, यहाँ का रोड़ा इकट्ठा किया, वहां की ईंट इकट्ठा की और इलेक्शन जीत जाएंगे। नहीं था, मोदी आपका भाग्य मोदी में चमक गया। बहुत सारी उसकी दूसरी वजहें भी थी, लेकिन ज्यादा दिन तक काट की हड्डी चढ़ेगी नहीं। 2024 के इलेक्शन में आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। वैसा ही होने वाला है जैसे समाजवादी पार्टी को जो रिजल्ट वहां से मिला ना, मध्य प्रदेश से, बहुत उम्मीदों से आप गए थे कांग्रेस के साथ आप गठबंधन बैठाने की कोशिश कर रहे थे, गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। अभी 2024 आने दीजिए, 4 महीने को गुजरने दीजिए। ये सारे जो ईंट पत्थर हैं इधर उधर चले जाएंगे, कोई एक साथ खड़ा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है, क्योंकि उन्हें मालूम है सदियों से जिस पार्टी की उम्मीद थी, एक ऐसे नेतृत्व की उम्मीद थी जो इस देश के हालात बदल सके, वो नेतृत्व आज इस देश को मिला है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा नेतृत्व देश को मिला है तो कोई क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, कोई क्यों राहुल गांधी की तरफ देखे, तो जिसको ठीक तरीके से पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, कब देश में रहना है, कब विदेश में रहना है। क्यों कोई बसपा की तरफ जाएगा जो परिवारवाद की पथ आगे बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सही समय है, सही वक्त है, और भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए वो काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो आपने ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। नाविश को यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में, मैं लोकसभा को इसलिए कोट करना चूंकि अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में ओबीसी में केवल कोयरी और कुर्मी इस सेगमेंट का 80% वोट भाजपा को कास्ट हुआ यूपी में, ठीक। और यादव और कोयरी कुर्मी इनको छोड़कर जो ओबीसी जातियां हैं उसका 75% वोट उनको मिला। लेकिन फिर भी चूंकि यादव बहुसंख्यक बड़ी आबादी है ओबीसी में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इस 10% तो कुल आबादी की यादव है, तो उस नाते वहां उसको 22% सपोर्ट मिला केवल। क्या भाई हो गया कि बाकी नॉन यादव ओबीसी बीजेपी उनके साथ कंफर्ट जोन में है, ये आंकड़े बता रहे हैं, और मोर देन कंफर्ट जोन है, लगभग 75% प्लस है। अब बचता है यादव वोट बैंक। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये जो नैरेटिव है कि आप सपा को चुनोगे तो अखिलेश जी या उनके परिवार को खाते राज गद्दी जाएगी, आप आरजेडी को चुनोगे तो लालू जी के परिवार में गद्दी जाएगी, आप भाजपा को चुनोगे तो मोहन के पास गद्दी आ सकती है, ये नैरेटिव आपको लगता है काम करेगा? बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल बात है और इसकी मिसाल दी जाती है और दी जा सकती है, क्योंकि इस तरह का जब कोई तर्क उठाता है तो बताता है कि समाजवादी पार्टी का जब जन्म हुआ उसके बाद कौन क्या बना, अब उनके परिवार के ही लोग थे। इस तरह लालू यादव की पार्टी का ये तर्क, इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि ये धारणा जहां बनी हुई है इस देश में और पिछड़ों में इस तरह की धारणा है, यादव परिवार में भी ये धारणा है कि हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ये जरूरी नहीं, लेकिन मुलायम परिवार का बनेगा, ये तय है। लालू प्रसाद का भी ये उनकी पार्टी में भी। लेकिन इसका दूसरा रूप भी ये है कि जहां पर ये धारणा है वहां पर एक ये भी धारणा है कि किसी जो बने हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, वो कठपुतली होंगे, क्योंकि इस देश की बड़ी जनसंख्या इस बात को मानती नहीं है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये वो देश है जहां थिंकिंग दिमागों में बैठ जाते हो, कहते वो कठपुतली थे। आज भी कहा जाता है कठपुतली थे। आज ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, वो कितना पावर होता है और वो क्या करता है। ये धारणा भी है और इसके साथ ये भी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी जाति के मामले को लेकर कहीं ना कहीं सहमी है और उसकी तैयारी कर रही है। भले ही इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो पाया है, ये मामला गंभीरता से लिया है, उसने अपने बड़े बड़े चेहरों को किनारे कर दिया है, उसने इसका असर भी होगा। वो कहेंगे कि यादव साहब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए हैं उनकी क्या जलेगी, जब शिवराज साहब और वसुंधरा साहब जिन्होंने स्टेट में जनाधार पैदा किया, जहां सींचा भारतीय जनता पार्टी को, जब वो किनारे हो सकते हैं तो ये तो डमी है। ये धारणा भी है और वो धारणा भी है, दोनों चश्मों से अगर देखा जाए तो इस देश की सोच इसमें एक सवाल है नाविश को, इसमें एक सवाल है। आपने कहा कि ये धारणा आएगी कि डमी, ठीक, तो देश में सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेता तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक, वो प्रधानमंत्री से नहीं, वैसे भी देश में वो सबसे बड़े राजनेता हैं। बाकी लोग फिर बहुत पॉपुलैरिटी में बहुत छोटे हैं, ठीक। रीजनल पार्टियों के तो फिर छोड़ ही दीजिए, नेशनल में ही मुकाबला नहीं हो रहा।
वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो ओबीसी हैं, बात ही खत्म हो गई। फिर तो अब उनसे ज्यादा ताकतवर क्या होगा कोई? फिर तो पूरा ओबीसी गदगद होना चाहिए। नहीं, फिर काहे की बहस? अगर मैं आपके सिद्धांत को मान लूं फिर काहे की बहस? फिर तो बात ही खत्म हो गई। आदिवासी राष्ट्रपति 12 करोड़ और ओबीसी प्रधानमंत्री 50% आबादी, बात खत्म हो गई। फिर काहे की लड़ाई है? नवश्य को नहीं, उनको तो आप नहीं कह सकते कि नहीं इनके ऊपर रामलाल है और रामलाल के ऊपर श्यामलाल है। ना ना, अभी आप ही लोग कह रहे हो कि मोदी जी जिसको चाहते हैं वो बना देते हैं, तब तो इशू खत्म हो जाएगा ना। नहीं, जो आपने थ्योरी दी उसके हिसाब से जी कहा यह जाता है कि कुछ पदों पर बैठाए गए, जैसे कांग्रेस के बारे में कहा जाता था, और वो सच भी था। इसी तरीके से राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने जो पॉइंट उठाया है वो उठाया है कि जो सचमुच काम करने वाले पद हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे IAS हो, आपने दो बातें, आपने एक साथ दो बातें कह दी। आपने एक साथ दो बातें कह दी। राइट भी और लेफ्ट भी दो एक साथ नहीं खेलो, एक तरफ खड़े हो। आपने दो बातें एक साथ कह दी। एक तरफ आपने कहा कि नहीं नेतृत्व का चेहरा, वो कहते भाई ये राजा है अखिलेश यादव और तेजस्वी, इसलिए उनको वोट देंगे, ये बात भी उठ सकती। दूसरी तरफ आपने कह दिया कि नहीं, वो सवाल ये नहीं उठा रहे कि राजा कौन है, वो कह रहे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है और SDM और तहसीलदार कौन है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी ना। अगर अखिलेश यादव के राजा होने से ओबीसी यादव संतुष्ट है, तो फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने से और इतने ताकतवर प्रधानमंत्री होने से देश का ओबीसी क्यों संतुष्ट नहीं होगा? ये कैसे मान ले फिर हम? ये मसला है। खैर मनोज यादव जी, क्या होगा नहीं होगा भविष्य की बात है, उस पर आज फैसला कुन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैसला कुन होने में क्या होता है, फिर पीछे हटने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, फिर कई दिन समस्याएं पैदा होती। वो फैसला कुन जनता के साथ होने दे, जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़े हम लोग विवेचना करें। आज की तारीख में एक बड़ी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव मुख्यमंत्री, जिसके नाम के आगे यादव लिखा, गौड़ को इसलिए मैं वो उल्लेख नहीं करता क्योंकि गौड़ खुद संदिग्ध वातावरण बना के चलते थे अपने इर्द गिर्द। वो चाहते थे कि कई लोग ब्राह्मण भी मान लें उनको, वो कहते हाँ हाँ गौर है, बोले हाँ गौर है, ठीक, इसलिए उनको ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन ये तो यादव, दुर्गा यादव, शिवपाल यादव, वैसे मोहन यादव, बलराम यादव, वैसे मोहन यादव, ये भाजपा ने पहली बार प्रयोग किया है। तो कुछ सोचा समझा होगा, इतना बड़ा प्रयोग एक राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी अगर कोई पार्टी दे रही है यादव को, तो आपको नहीं लगता इसका कहीं कोई असर होगा या बिल्कुल ब्लैंक जाएगा? जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो बात कही उसका जवाब मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा जी कि इंडिया अलायंस के पास 3 बादशाह हैं। अगर उन्होंने अपने गुलाम के एक पत्ते फेंके हैं तो हमारे पास 3 बादशाह। ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता है, अमित शाह को भी पता है, मतलब भाई ये जो हमारे साथी बैठे हैं पटेल साहब, इनको नहीं, उनको माना, इसीलिए वो पहले से चले दे रहे हैं अपनी चाल। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसके अलावा भी और क्या बड़ा करोगे? क्या भूपेंद्र यादव को बना दोगे? क्या सबसे बड़ी कम्युनिटी है तो प्रधानमंत्री चेहरा बना दोगे क्या वोट लेने के लिए? बना दो और अच्छा रहेगा, यादव पूरा मिल जाए। लेकिन जो बात नावेद सिको जी ने कही बिल्कुल सही कही जी। त्रिपुरा का उदाहरण दे रहा हूं, असम का उदाहरण दिए दे रहा हूं, उत्तराखंड का उदाहरण दिए दे रहा हूं, गोवा का उदाहरण दिए दे रहा हूं, गुजरात का उदाहरण दिए दे रहा हूं, और कमोबेशी पहले स्थित मध्य प्रदेश में भी ऐसी थी। जब चाहा दिल लगा लिया, जब चाहा तो छोड़ दिया, बेवफा हो गए सनम, वही वाली स्थिति। क्या कर लेंगे मोहन जी? मोहन जी जानते हैं क्या कहेंगे? मोहन यादव जी 3 बार और कह रहे मोहन यादव जी, मोहन यादव जी कहेंगे मोदी जी ने शौचालय बनाया है, मोदी जी ने 5 किलो राशन दिया है, मोदी जी ने किसानों को, ये कहने के लिए बनाया ना। अखिलेश यादव जी की तरह फैसला थोड़ी ना ले पाएंगे कि नहीं पिछड़ों के लिए हम अब ये करेंगे, अब हम ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम एजुकेशन में ये रियायत देंगे, अब हम पिछड़ों के लिए ये काम करेंगे। नेताजी की तरह राजनीतिक आरक्षण थोड़ी नहीं लागू कर देंगे जब मौका मिलेगा कि पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण दे दो, पिछड़ों को नौकरी का आरक्षण दे दो। ये कहते ना पटेल साहब कह रहे क्या किया समाजवादी पार्टी ने। प्रधानी जब आपके चच्चा लड़ते होंगे ना बैकवर्ड सीट पे, तो वो समाजवादियों की सोच है देन है जो लागू करवाई थी हमने। ये मोदी जी की कल्याण सिंह की देन थोड़ी नहीं है। बहुत पिछड़े नेता दिए हैं
मुंडे भी थे वहां पिछड़े महाराष्ट्र में, क्या है कुछ पता है? कहाँ गौड़ साहब का परिवार कहाँ है? कौन सा करामात करके गए बताएं कोई? हम तो चाहते हैं गिनाए पिछड़ों के लिए। एक आयोग बनाया है अमिताभ जी, हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, आयोग बनाया, पिछड़ों का आयोग, राष्ट्रीय आयोग बनाया। और जानते हो क्या है? दिव्यांग आयोग। मनोज यादव कह रहा है पिछड़ों के दिव्यांग आयोग। 69,000 शिक्षक भर्ती की कितनी लड़ाई आपने लड़ी? जब गए तो कहा आपके साथ पिछड़ों अन्याय हो गया, लेकिन बहरी गूंगी अंधी सरकार 69,000 68,000 के लिए कुछ न बोली। हमारे मित्र भी ठीक वही 3 उदाहरण की तरह, ये भी पिछड़े ही है लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। मनोज यादव, चुप रहो, बोलो मत ने बीजेपी। ठीक है, नहीं मुकायमो नाराज। ठीक है। ये जो बात मनोज यादव कह रहे हैं उसमें मनोज यादव में अतिरंजना बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यादवों का भला हो गया हो ऐसा नहीं हुआ, यादव इंपावर्ड हो गया हो ऐसा नहीं हुआ, सैफई इंपावर्ड हो गया, ये सच है। ये गलत बात है। सैफई, अरे रुक जाओ भाई, गलत बता रहे हैं। अरे तो भाई अपनी बारी बता देना कि सही क्या। अभी तो रुकना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था है मेरी, अभी तो रुकना ही पड़ेगा। सैफई इंपावर्ड हो गया, जो बच्चा 25 साल का हुआ उसको लाल बत्ती मिल गई, कोई ना कोई पद मिल गया। अब वो सब यादवों का इंपावरमेंट तो नहीं मान, अगर मानते भी कि सारे पिछड़ों का इंपावरमेंट हुआ तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अगर मायावती जी ने सारे दलितों का भला किया होता तो उनका वोट 12% तो नहीं रह जाता। ज्ञान दे रहे हो सब लोग। अगर अखिलेश यादव ने सारे पिछड़ों को लेके चले होते तो पिछड़ों का वोट तो इतना है उत्तर प्रदेश में कि वो 2012 में आखिरी चुनाव जीते थे, आज 23 खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना। इसलिए बात करो जो आंकड़ों से पुष्ट हो, आंकड़ों से प्रमाणित हो जाए। हमारे मन की इच्छा से तो बात नहीं चलेगी। आंकड़े जिस पर गवाही देंगे ना वही बात मानेंगे ना। अब मायावती ये कहेंगे नहीं पूरे देश का दलित मेरे साथ है, हमारे पास तो आंकड़ा 12% वोट है उनके पास कुल, तो पूरे देश की नेता कैसे हो जाएंगी मायावती? नो, नेवर। वही मसला है। खैर मनीष हिंदवी साहब, अब पिछड़ों की राजनीति और पीडीए, जात की गिनती, ये तमाम तरीके के मुद्दे भारत की राजनीति में पिछले 6 महीने से केंद्रीय भूमिका में विपक्ष लाने की कोशिश कर रहा था। उसको बड़े फलक पर अगर हम देखें तो पहली उपलब्ध अपॉर्चुनिटी पर जब बीजेपी को 3 राज्यों के बारे में निर्णय करना था तो उसने दलित, हिंदू, आदिवासी, अजीत जोगी नहीं, अजीत जोगी के साथ विवाद रहा क्या, क्रिश्चियनिटी का, हिंदू, आदिवासी, पिछड़ा और दलित चुन दिया। क्या आपको लगता है कि जो जात पिछड़ों की राजनीति, ओबीसी की राजनीति या पिछड़ों की गिनती वाला जो एक मोमेंटम था उसकी धार इससे कुंद होगी? या आपको लगता है कि नहीं ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो अलग लड़ाई है, ये अलग चीज है? आदरणीय अमिताभ जी, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी बात पीछे ले चलूंगा। देखिए, आप ये समझिए कि कोई भी लड़ाई एक दिन की नहीं होती है। जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनने लगा तो वहां पर ये बात रखी गई कि संविधान एक ऐसा संविधान बनेगा जो समता और समानता के सिद्धांतों पर चलेगा, जहां पर भारत का हर एक नागरिक बराबर होगा। तो बराबरी की लड़ाई तो वहां से चलनी शुरू हुई ना, जब जमींदारी हमने खत्म करी, सामंतवाद खत्म किया, जब पांचों की ट्राइब्स को डीनोटिफाई किया। ये लड़ाई एक दिन की नहीं, और आप भी जानते हैं समस्याएं भी एक दिन की नहीं थी। इसको लड़ने में वक्त लगा। शुरुआत कहां से हुई ये भी याद करिए। खैर, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं, देखिए, जातिगत जनगणना की लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं इसको। और आप इस साहस की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, बहुत आदर के साथ। साहस तो राहुल गांधी में बहुत है। 2009 में इस बात की पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने। तो जी इसलिए नहीं कि सत्ता हमारे पास है, जिसको फायदा नहीं मिला उसको फायदा मिलना चाहिए। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि कहीं घालमेल नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि लड़ाई अंतिम व्यक्ति के लिए है तो है, जातिगत जनगणना हो और फायदा सबको मिले, हम सब इसके साथ हैं। तो वो ये किसी एक पर्टिकुलर जाति के आदमी को पद देना,
हालांकि इसका देखिए, इसका भी सियासी लाभ मिलता है, मैं मना नहीं करूंगा, और ये सारे राजनीतिक दल करते हैं, इसका बिल्कुल सियासी लाभ मिलता है। जब हम अपना कैबिनेट बनाने लगते हैं, कोई पार्टी बनाए, पूरे भारत में कोई पार्टी बनाए, तो सब बैलेंस करने की कोशिश करती है, 2 इनको ले आओ, 3 इनको ले आओ, 1 इनको दे दो, करती है, सब सारे राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन दिखाना होता है। और रिप्रेजेंटेशन अगर आप जनता में मैसेज नहीं करेंगे तो जिनसे वोट लेकर आए हैं, फिर वो आप किस मुंह में उनकी बात दोबारा जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना की लड़ाई इससे अलग है। जी बिल्कुल ठीक बात है। मुझसे कल्याण सिंह जी ने एक बात कही, मैं कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और कांशीराम, इन तीनों को बड़ा नेता इस रूप में मानता हूं कि इनको जमीन की बाकी अपने समकालीन नेताओं से ज्यादा समझ थी। माफ करें, जो लोग इससे आहत हों वो मुझे क्षमा करें। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और कांशीराम, और इन तीनों के साथ मैं खूब बैठा, एक पत्रकार के नाते मैंने इनको समझने की कोशिश की। वो थ्योरी आपको गूगल में नहीं मिलेंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी, ना ऑक्सफोर्ड की, ना चौखंबा प्रकाशन की किताब में, जो इन्होंने जीवन में जय पराजय झेलते हुए पाई है। कांशीराम का कोई मुकाबला करेगा? जितनी प्रैक्टिकल थ्योरी उनकी समझ थी। कल्याण सिंह जी ने एक बात कही, मनीष हिंदवी आपके ने जो बात कही ना, उसको मैं बहुत और क्लियर कर दूं। मेरी एक वो रहती है, इस बात में मैं बहुत फोकस्ड रहता हूं कि चीजें सरल हो और जनता को जिस रूप में समझ में आती वो चीज हो। ठीक, कल्याण सिंह ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, अब वो समय आ गया, अगर आप 10 जातियों से वोट लेना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हम बोले कल्याण सिंह को बुला लिया आपने अधिवेशन जनसभा में, तो उन हर जाति का एक आदमी कम से कम मंच पर आए, उसका नाम माइक से बुलाया जाए, वो हमको माला पहनाए, उसकी फोटो खींचे, तब बात बनेगी। इससे कम पे बात नहीं बनेगी। क्या ये उन्होंने प्रैक्टिकल भाषा में कहा? इसको आप बौद्धिक भाषा में भी कह सकते हैं। क्या अब कॉस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा ना, कि हर बार आप ही की पालकी चलेगी और हम हर बार ढोएंगे क्योंकि हम भी पिछड़े आप भी पिछड़े ना, पिछड़ों में भी अब तुम हटो हम बैठेंगे। मनीष हिंदवी आप समझ रहे, शायद मेरी बात समझ ही रहे होंगे। वो वक्त चला गया कि हम आपकी पालकी ढोएंगे। पिछड़े भी कह रहे हैं ढोली बहुत पालकी भाई, ढोल ही कितना ढोएंगे और क्यों ढोएंगे? जब रिजल्ट आएगा तो आप ही बनेंगे। नहीं, ये स्वीकार नहीं। भारत में मुस्लिम आबादी का 85% जिस वर्ग से आता है, 75 साल में उस वर्ग के सांसद विधायक मुट्ठी भर, और 15% वाले मौज ले रहे, रबड़ी खा रहे, गरम जलेबी भी डाल डाल के। अब वहां भी खदबदाहट है, नावेशी को उसको बेहतर समझेंगे, वहां भी खदबदाहट है। क्या? मुट्ठी भर शेख बोले रफी अहमद किदवई, फिर मोहसिना किदवई, सुल्तान आलम, फिर खुर्शीद आलम, फिर सलमान खुर्शीद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मनीष बाबू आप समझ ही रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या लोगों ने हरा के विदा कर दिया, बोला नहीं चलोगे। क्या अब अंसारी चलेगा? क्या हमें बाबर के साथ आए लोगों से थोड़ी ना काम लेना है? हम जुलाहे और बुनकर को आगे बढ़ाएंगे, यही तो लड़ाई है। और ये लड़ाई पिछड़ों में भी है। मेरी बात को आप हो सकता है आज पार्टी के कारण ना स्वीकार करें, लेकिन सच्चाई है। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। मुसलमानों के भीतर भी ये सुगबुगाहट हो गई कि आजम खां हमारे रहनुमा नहीं है। जिसकी चमड़ी काली है मुसलमान में, वो भी अधिकार चाह रहा है। नावेशी को गलत कहा क्या मैंने? वो जो तुर्कमेनिस्तान टाइप की जो स्किन वाले लोग थे भारत में, उन सबका धीरे धीरे बोरिया बिस्तर बंद गया। मनीष भाई, मनोज जी, अब हमारी आपकी त्वचा वाले मुसलमान सांसद विधायक हो रहे हैं। वो बाबर के साथ आए थे, अब वो नहीं हो रहे, खत्म हो गया खेल उनका। ये परिवर्तन समझिए, बहुत जरूरी है। खैर, आलोक वर्मा जी,
और मैं इस परिवर्तन के साथ हूं। भाजपा को लाभ हो तो साथ हूं, समाजवादी को लाभ हो तो साथ हूं, कांग्रेस को लाभ हो तो साथ हूं, और सबको नुकसान हो जाए, सब डूब जाओ तो भी मैं इसके साथ हूं। अजब तमाशा, लोकतंत्र के बेसिक सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। जिसकी मेजॉरिटी है जाति में भी, वो पीछे खड़ा है, और मुट्ठी भर आदमी बार बार डब्बा आ रहा है रसगुल्ले का, और वो अपनी जेब घर ले जा रहा है। अजब तमाशा है। बोले क्यों? बोले ये पिछड़ों के मसीहा है। अरे काहे के मसीहा हो भाई? हम खुद मसीहा बनेंगे, हम खुद मसीहा बनेंगे। खैर, आलोक वर्मा जी, बड़ी लड़ाई 2024 की, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था कि वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी है। क्या आपने इस आरोप को काउंटर करने की कोशिश की है इन 3 राज्यों के फैसलों से? क्योंकि ये फैसले बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वेल प्लान्ड फैसले थे कि समाज के किस वर्ग को कहां रिप्रेजेंटेशन देना। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी ने जब ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ गरीबों के साथ, तो गरीबों में सभी शामिल हैं जिनको जरूरत है, जो पीछे छूट गए हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है केवल बंटवारा करके कि आप यादव और मुसलमानों का साथ जोड़ लीजिए, आप कुर्मी को इकट्ठा कर लीजिए, आप निषादों को यहाँ जोड़ लीजिए, इससे अब राजनीति बढ़ने वाली नहीं, चलने वाली नहीं। अगर ये भी सच्चाई है कि जाति को भी आप खत्म नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पे खड़ी हुई है जो सबको साथ लेकर के चली। हमारा नारा वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस देश की तस्वीर अगर बदलनी है तो सबको साथ मिलकर के चलना होगा, सबको साथ मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो पिछड़े, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। भारतीय जनता पार्टी का साथ लोगों ने दिया। अगर हम मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की हसरत पाले हुए हैं, अगर हम राजस्थान की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां लोगों ने हमारा साथ दिया। हमें जितना वोट पिछली बार मिला था उससे कहीं ज्यादा हमें वोट मिला, और बहुत सारी नेगेटिविटी के बाद मिला। मीडिया में कितने तरीके की रिपोर्ट आ रही थी, छत्तीसगढ़ में तो हम जीतने ही नहीं चाह रहे, राजस्थान में हमारी सत्ता नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में जरा मुश्किल है, लेकिन हमने शानदार जीत हासिल की। इसलिए हासिल की क्योंकि वहां सभी जातियों ने हमारे साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। भारतीय जनता पार्टी इसी पैटर्न पे चल रही है। 2024 में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट पार्टी का है, और तस्वीर गवाह है, पीछे की तस्वीर गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी तबके का वोट हासिल किया। आजमगढ़ में चुनाव हुआ था ना, उपचुनाव हुआ था, वो हमारी चीज तो नहीं थी। अगर पुरातन तरीके से देखा जाता तो यादवों की बेल्ट है वो। अखिलेश यादव जी ने उस सीट को छोड़ा था, उनके भाई वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। रामपुर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो जाहिर सी बात है कि आज कोई भी तबका उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और निश्चित रूप से यही जो समीकरण है। बाबू मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी 30 सेकंड क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल अमिताभ जी, जो बात मैंने कही थी वो 3 बातों का जिक्र किया था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे साथी जो बीजेपी के हैं वो इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। बीजेपी ने पिछड़ों के लिए 2 काम कौन से किए बता दो भाई, या पूरा पैनल बता दे। वोट मिल रहा है जौआ भर के, ठीक है, ठीक, काम क्या किया बताओ? एम्पावरमेंट करने के लिए कौन सा बीजेपी ने काम? ठीक आगे ठीक मनोज भाई, आगे बात आपकी। अनुप्रिया पटेल हम कई बार अपनी पराजय को स्वीकार जब नहीं कर पाते तो ऐसा बेढप तर्क भी गढ़ लेते हैं मनीष बाबू कि हमारे लड़के ने रात दिन पढ़ा, वो फेल हो गया, पड़ोसी लड़का कुछ भी नहीं पढ़ा, पास हो गया, चलो ठीक है आगे देखेंगे। ऐसा नहीं होता। एक एक आदमी वोट देता है। भारत जैसा चुनाव और दुनिया में कहां हो रहा है इतना ये व्यवस्थित चुनाव? हजारों जातियां, हजारों वर्ग वोट करते हैं, तब जनादेश निकलता मित्र। और हम ये कह दें कि ना हम नहीं मानते, तो हमारे मानने ना मानने से चुनाव का परिणाम नावेद वैकल्पिक विषय तो होता नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे। ना ऐसा हो सकता कि कोई ये कह गया गुड्डू राइफल ला,
आज नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। ऐसा तो भारत में कभी हो नहीं सकता। इंदिरा गांधी को भी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी इमरजेंसी के बाद भी। ये मकान पर कब्जा नहीं है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है, सौंदर्य है। जो देश हमारे आसपास है वहां देख लीजिए कैसा लोकतंत्र है। हमारे यहां कभी भी सत्ता के हस्तांतरण में कोई विवाद ही नहीं हुआ। इसलिए ये भाव रहना चाहिए। जो भी जीतेगा वो जनता के जनादेश से ही जीतेगा, किसी की कृपा से नहीं जीतता कोई। और कोई दूसरा थोड़ी ना कृपा कर देता दूसरे को जिताने के लिए। खैर, मैं फिर वहीं आता हूं कि जब कहा जाता है कि भाई, मैं कई बार कहता हूं मनीष भाई कि अगर कोई घटना घटी, मैं कहता हूं कि अगर ये घटना जैसी घटी वैसी नहीं घटी होती तो इसका अपयश आप किसको देते? वो बताया जी फला को। तो मैं कहता हूं अब ये घटना चूंकि वैसी नहीं घटी, अच्छी घटी, तो इसका यश भी उसी को जाएगा। ठीक। जब ये आरोप लगाते थे भाजपा के विरोधी दल कि भाजपा मूलतः, और ये बात मजे की देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आरोप चल रहा था कि भाजपा पिछड़े दलित और आदिवासियों के से उसका मामला मैच नहीं करता, उनके साथ उसका ठीक नहीं। ये आरोप लगता था ना। तो जब आप ये आरोप लगाते और फिर उसने उन्हीं वर्गों से मुख्यमंत्री दिए, तो फिर तो बात समझनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी कि हाँ ये काम किया ठीक। इसी का तो आरोप लग रहा था। नहीं, तब आप कहते थे पिछड़ों के आदिवासियों के सूबे में ठाकुर मुख्यमंत्री दे दिया रमन सिंह। तो अब तो हिंदू आदिवासी दिया ना, 100% उसी जमीन का व्यक्ति। और दूसरी बात यादव की, कोई भी वर्ग में कोई भी जाति अब इतनी प्रभावशाली नहीं। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता समझना होगा। एक समय था नावेश्य को, एक समय था जब मैं और भी स्पष्ट करके कहता हूं, जब जाटवों को हम मानते थे कि ये पूरे दलित वर्ग को, अनुसूचित जाति संवर्ग को के ड्राइवर हैं। मनीष बाबू, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। भारत की राजनीति में माना यह जाता था कि जाटव पूरे दलित उसको लीड करते हैं, जिधर जाटव जाएगा उधर ही पूरा दलित जाएगा। वो स्थिति खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं है। दलितों में जो जातियां हैं वो अपने हिसाब से अपना फैसला कर रही हैं। इसी के समानांतर इस देश में ऐसा माना जाता रहा कि पिछड़ों को यादव लीड करेंगे, जिधर यादव उधर पिछड़ा। आंकड़े बता रहे हैं 2009 के बाद से ये धारणा ध्वस्तीभूत हो गई। डगमगाई नहीं है मनीष बाबू, ध्वस्तीभूत हो गई। क्या? कोयरी अपनी समझ से वोट कर रहा है, कुर्मी अपनी समझ से वोट कर रहा है, और बाकी जातियों को मैं उल्लेख या नाम लेके नहीं करूंगा। ठीक। इसी से रीजनल पार्टियां कमजोर हुई हैं। मायावती जी के साथ जो वोट अब बचा है ना, वो वही वोट है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, जिसको हम मानते रहे 75 साल कि यही ड्राइविंग फोर्स है पूरे एससी की। बाकी एससी अलग हो गए उससे। मैंने 19 का एक उदाहरण आंकड़ा बताया, वो आंकड़ा शायद गौर से नहीं सुना गया। उत्तर प्रदेश में कोयरी और कुर्मी, इन दो जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को 75% से ज्यादा वोट किया है। वो यादव के नेतृत्व में नहीं वोट कर रहे ना, और यादव उनको 15% मिला, यह भी सच है।
इससे एक बात तो साबित हो गई कि अब कोई भी जातियां, पिछड़े वर्ग में कई हजार जातियां हैं, वो किसी एक जाति के इंजन के डिब्बे नहीं हैं। यह भारत के लिए सबसे अच्छा, और यही बात मुस्लिमों पर भी लागू हुई। मेरी बात से नाविश को भाई सहमत होने चाहिए। क्या पहले क्या होता था, जब मैं पढ़ रहा था मनोज बाबू, तो मुस्लिम का मतलब शेख पठान, क्या वो बिल्कुल गोरे चिट्टे होते थे, अलग चमकते थे फरुखाबाद में, क्या वही सारे मुस्लिमों के माई बाप होते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अब जुलाहा भी है, और भी लोग हैं, बुनकर भी हैं, और उन्होंने शेख पठानों की डोली उठाने से इनकार कर दिया, पालकी ढोने से। भारत के लोकतंत्र के लिए ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। हर जाति को अपने विवेक से फैसला करना चाहिए। उसकी बेहतरी कहां है? ब्लॉक के आधार पर वोट नहीं ठीक है, वो बदलाव आ रहा है। इसलिए मैंने चर्चा की कि जो मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, बिहार में भी पड़ेगा। कितना पड़े? अगर जौनपुर के कृपाशंकर मुंबई में असर डालते हैं, 10 वोट का डाले चाहे 1000 वोट का डाले, तो फिर तो कोई मतलब है ना। इसलिए मैं वो नहीं कह सकता कि ना जी कोई कुछ हो जाए, मूंदहु आंख कछऊ कतहु कछुनाही, ऐसा भाव नहीं है। जब आप ये कहते थे कि भाई भाजपा में साहस है, कोई मुख्यमंत्री यादव बना दे, तो अब वो उसका उत्तर देने की स्थिति में आ गए कि हाँ हम में साहस है, हमने बना दिया। ये काउंटर महत्वपूर्ण है भारत के लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद।